स्वागत है आप सभी दर्शकों का दिन विशेष के आज के इस विशेष भाग में। आज का दिन आदिवासी गोवारी समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 28 साल पहले 23 नवंबर 1994 को शीत सत्र के दौरान एक दुखद घटना हुई थी, जिसे एक त्रासदी के रूप में आज भी देखा जाता है। आज ही के दिन आदिवासी गोवारी समाज के 114 लोगों की मौतें हो गई थी। इस दिन को आदिवासी गोवारी शहीद दिवस के रूप में याद किया जाता है। हर साल 23 नवंबर को नागपुर शहर के 0 माइल स्थित आदिवासी गोवारी स्मारक स्थल पर हजारों की संख्या में समाज के लोग आकर श्रद्धांजलि देकर नतमस्तक होते हैं। आइए इस विषय पर रोशनी डालते हैं। गो का अर्थ है गाय और वारी का अर्थ है पीछे की ओर जाना। यह समाज आज भी लोगों की गाय बैल पालने का काम करता आ रहा है। उनके पास गाय नहीं है। इन चरवाहों को उनकी कार्यशैली के लिए अलग अलग नामों से जाना जाता है। लोगों की गाय को चराने वाले लोग गाकी कहलाते हैं। जमींदारों के बछड़ों की देखभाल करने वाले बच्चे बालकी कहलाते हैं। गांव की बकरी चराने वालों को शेरकी और अमीरों या जमींदारों के भैंस चराने वालों को मस्की कहा जाता है। इस चरवाहा समुदाय के लोगों को पैसे या खाद्यान्न के रूप में भुगतान किया जाता है। दिन भर जंगल में घूमने वाले ये लोग प्रकृति के साथ आजीवन संबंध रखते हैं। हालांकि यह दुख की खाई में फंसा समाज है। गोवारी समाज में सिर्फ 10% लोग 10वीं पास है। ऐसे में एसबीसी में भी वह आरक्षण का लाभ पाने से पिछड़ जाते हैं। यह आरक्षण सिर्फ राज्य सरकार अंतर्गत संस्थाओं में मिलता है। इन्हें आरक्षण का लाभ प्राइवेट संस्थाओं में जैसे मेडिकल, इंजीनियरिंग या अन्य उच्च शिक्षा में यह सुविधा नहीं मिल पाती। यहाँ सामान्य वर्ग में प्रवेश लेना पड़ता है। इससे समाज की स्थिति आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। कोई बदलाव नहीं आया है। गोवारियों ने 23 नवंबर 1994 को नागपुर में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में आदिवासी का दर्जा और गोवारी समुदाय के लिए जाति प्रमाण पत्र की मांग को लेकर एक मोर्चा निकाला था। इस समय तत्कालीन राज्य सरकार की जघन्य नीति और पुलिस की बर्बरता से भीड़ में भगदड़ मचने से 114 गोवारी शहीद हो गए थे। आज हम बात करने वाले हैं नागपुर में हुई एक ऐसी घटना की जिसे चाहकर भी कोई नहीं बता सकता। ये नागपुर की एक काला सच है और एक भयावह घटना भी। साल 1994 दिन था 23 नवंबर 1994 का नागपुर के बर्डी में गोवारी समाज के कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे और ये मांग कर रहे थे कि गोवारी समाज को आदिवासी में शामिल किया जाए। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसी जगह पर कुछ दूरी पर गोवारी समाज के जो लोग थे वो ये मांग कर रहे थे कि गोवारी समाज को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। और जहाँ पर 1994 में बड़ा पैमाने पर जो है आदिवासी समाज इकट्ठा हुए थे। 1950 से जो है ये आंदोलन कर रहा था कि गोवारी समाज को आदिवासी का दर्जा मिले, लेकिन ये मांग न माने जाने के बाद जो है गोवारी समाज इकट्ठा हुआ। 50,000 के आसपास लोग नागपुर में पहुँचे। तमाम विदर्भ से लोग नागपुर पहुँचे और यहाँ पर आंदोलन किया गया। और ये आंदोलन तब हुआ जब नागपुर का विधानसभा का सत्र चल रहा था। और ये मांग जो है उस समय के मुख्यमंत्री शरद पवार से मांग की जा रही थी कि आदिवासी समाज में गोवारी समाज का विलीनीकरण हो जाए। लेकिन वो मांग इतनी उग्र हो गई थी या फिर ये इतना बड़ा मॉब हो गया था कि पुलिस को इसे रोकने में कामयाबी नहीं मिली और पुलिस को आदेश मिल गया कि लाठीचार्ज की जाए। और ये लाठीचार्ज का पुलिस ने उस समय लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करने का नतीजा ये हुआ कि गोवारी समाज के 114 लोग, जिनमें ज़्यादातर महिला और छोटे बच्चे थे, उन्हें वो इस लाठीचार्ज में और उस भगदड़ में मारे गए। शासनानं लक्ष न दिल्यामुळे पोलीस विभागानं काय त्यांना आदेश मिळाले त्या आदेशावरून लाठीचार्ज डायरेक्ट सुरू केला। त्यात हवेमध्ये फायरिंग देखील झालं आणि त्या फायरिंगमुळे एक विजेची तार, जिवंत तार तुटली आणि ती टँकरवरती पडली आणि त्यामुळे जो विजेचा प्रवाह जो आहे तो टँकरच्या पाण्याबरोबर जिथपर्यंत पाणी होतं तिथपर्यंत तो विजेचा प्रवाह गेलेला होता। आणि त्या धक्काबुक्कीमध्ये आणि चेंगराचेंगरीमध्ये अनेक माणसं, मुलं, महिला ह्या चेंगराचेंगरीमध्ये सापडल्यात आणि काही जे लोक आहेत ते त्या पाण्यामध्ये विजेच्या प्रवाहामध्ये खाली पडलेत आणि त्यात अनेकांचा मृत्यू झालेला आहे। सर्व जबाबदारी जी आहे ही शरद पवारांची जबाबदारी होती।
शरद पवार त्यावेळी मुख्यमंत्री होते. शरद पवारांना हे माहिती होतं की गोवारी हे आदिवासी आहेत, पण त्यांना सांगणारे त्यांचे सल्लागार जे होते ते सल्लागारांचं त्यांनी जास्त ऐकलं आहे. आणि ह्या घटनेला सर्वस्वी जबाबदारी जी आहे ती शरद पवारांचीच होती आणि अजूनही आहे. आताही शरद पवार हयात आहे. त्यांनी मनावर आणलं तर आता महाराष्ट्र सरकार निर्णय घेऊ शकते, पण शरद पवारांच्या मनामध्ये काय आहे आम्हाला देखील माहिती नाही. आणि आम्ही त्यासाठी त्यांना विनंती करतो आणि बघूया पुढे काय करतो. पोलिसांना जे आदेश दिले होते ते मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते, त्यावेळी सूचना दिली होती असं तुमचं म्हणणं आहे? सरकारच्या आदेशाशिवाय पोलीस काहीच नाही करू शकणार ना. पोलीस स्वतःहून लाठीचार्ज करणार नाही. सरकारनं आदेश दिल्याशिवाय पोलीस कसे काय पुढे येणार आहे? इथे काही तुम्ही जे म्हटलं की युवक होते आणि त्यांना सांभाळणं त्रासदायक होत होतं, तर अशी काही घटना झाली होती की नाही. असं काही नाही. युवकांचा आक्रोश जो होता शासनाच्या विरुद्ध होता, पोलिसांच्या विरुद्ध नव्हता. किंवा आम्ही पोलिसांवरती किंवा विधानसभेवरती तुरून पाडणार नव्हतो. आमच्या महिला ज्या आहेत त्या महिला मुलं सगळे बसले होते आणि शिदोऱ्या खात होते काही, आणि शांतपणे अगदी मोर्चा होता. इस घटना को 28 वर्ष बीत चुके हैं। उस घटना को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नागपुर के शासकीय अस्पताल में 114 लोगों की लाशों का भयावह दृश्य आज भी आंखों के सामने तैरता नजर आता है। मोर्चा 1994 रोजी झालेला, त्याच्यामध्ये मी पण सामील होतो. माझं रहिवासी गाव आहे नांदोर्डी बोरधरण तालुका सेलू, इथला रहिवासी आहो मी. ज्यावेळेस 1994मध्ये मी जेव्हा मोर्चाला आलो तेव्हा या भर चौकामध्ये आम्ही लोक एकत्रित राहिलो. मोर्चामध्ये राहताना आम्ही समोर ढकण्याचे प्रयत्न केले, पण आम्हाला रोखण्यात आलं. तर तुम्ही इथेच थांबा, जोपर्यंत ऑर्डर येत नाही तोपर्यंत तुम्हा लोकांना आम्ही काहीच सांगू शकत नाही. असं करता करता 1 घंट्यानं येते, 2 घंट्यानं येते, अशी वेळ त्यांनी 5 ते 5:30 वाजेपर्यंत केली. आणि उपाशी तापाशी तरुण माझ्या बहिणी भाऊ हे पण होते, त्याच्यामध्ये लहान मोठे मुलं होते 5 वर्षापासून 10 वर्षापासून. त्याच्यामध्ये पोलीस लोकांनी जबरदस्तीनं मागं सरकवता अचानक त्यानं लाठीमार चालू केला. त्या लाठीमारमध्ये माझे छोटे भाऊ बहिणी आई अशा जी व्यक्ती होत्या त्याच्यामध्ये लाठीमारमध्ये 114 लोक मरण पावले. आणि ज्यावेळेस आम्ही म्हणत होतो त्यांना का बा आम्हाला सवलत द्या, सवलत मागण्यासाठी आलो, ते पण ऐकत नव्हते. त्या लाठीमार झाल्याच्या नंतर बाकी आमचे लोक इकडे तिकडं पळायला लागले. कोण येणार होतं तुम्हाला भेटायला त्यावेळेस? त्यावेळेस शरद पवार आहे. आणि पोलिसांनी किती वेळ तुम्हाला तिथे थांबवून ठेवलं? पोलिसांनी आम्हाला संध्याकाळी 7-8 वाजेपर्यंत आले. आणि हा लाठीचार्ज कसा झाला? लाठीचार्ज जसा झाला का त्यांनी आश्वासनावर ठेवलं आम्हाला. काही लोकांना ताण भूक लागली होती, त्याला जाण्यासाठी प्रयत्न केले, त्याच्या जागा पण नव्हती, भयानक गर्दी होती, अशी स्थिती झालेली आहे. 23 नवंबर 1994 को राजधानी नागपुर में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विदर्भ के आदिवासी गोवारी जनजाति के लोग अपने बच्चों व महिलाओं के साथ विधान भवन आए हुए थे। वह तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार से बात करना चाहते थे। नेताओं व प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी उनकी मांग अनसुनी की गई, जिस कारण मोर्चे में आई भीड़ बेकाबू हो गई कि वही भीड़ को बेकाबू देख मोर्चे पर तैनात सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने गोवारियों पर चारों दिशाओं में लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। गोवारियों को खलिहान में रौंदा गया जैसे बैलों द्वारा कानों को रौंदा जाता है। जान बचाने के लिए भगदौड़ शुरू हो गई और न्याय की आस में आए लोगों में से 114 निर्दोष गोवारी शहीद हो गए। हालांकि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो सकती है, इसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। इन शहीदों को शत शत नमन। अमानवीय गोवारी हत्याकांड को लेकर न केवल महाराष्ट्र बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी आक्रोश फूट पड़ा। सभी लोगों ने कार्यशील सरकार बदलकर अपना गुस्सा और रोष प्रकट किया। यह गरीब गोवारियों के प्रति जनता की सहानुभूति की पराकाष्ठा थी। आज गोवारी हत्याकांड की 28वीं बरसी है। समाज में आदिवासी वाद को बहाल करने की एकमात्र मांग अब भी अनसुलझी है। नतीजन विकास की कमी के कारण एक पीढ़ी बर्बाद हो गई है। हम कितनी और पीढ़ियों को इंतजार करवाएंगे, या हम अपने शरीर को हमेशा के लिए अंधेरे से ढककर 114 गोवारियों के बलिदान को बर्बाद करने जा रहे हैं।
उसे भुला के और आगे बढ़ने का समय आ गया है। यह पूरी तरह सच नहीं है कि अकेले सरकार द्वारा इस जनजाति के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसके लिए कुछ हद तक सामाजिक तत्व भी जिम्मेदार रहे हैं। जब समाज में एकता नहीं है तो सरकार को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। विभिन्न संगठनों द्वारा सरकार को सौंपे गए मांग पत्र में भारी विसंगतियां थी और आज भी बनी हुई है। एक संगठन गोंड गोवारी शब्द में अल्प विराम लगाकर गोंड और गोवारी को अलग करने का आह्वान करता है, जबकि दूसरे संगठन को गोंड गोवारी कहा जाता है, इसलिए गोवारी को एक नए के रूप में जोड़े। तीसरा संगठन गोवारी नृत्य को समझता है और रियायतें मांगता है। इसके अलावा कुछ संगठन अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल होने पर जोर देते हैं। कुछ अनुसूचित जाति सूची में कुछ अन्य पिछड़े वर्गों में और कुछ अन्य पिछड़े वर्गों में ही है। एक ही जनजाति के मांग से दर्ज कराने के 3 तरीके। सरकार को वास्तव में क्या विचार करना चाहिए? एक लोकतांत्रिक समाज में कितने संगठन होने चाहिए, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मुद्दा यह है कि क्यों न बैठकर समाज के संवैधानिक प्रश्न पर विचार किया जाए। जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह कोई आसान सवाल नहीं है। 1985 में विपक्षी समूहों ने विधानसभा के बहिष्कार का आह्वान किया। अतः इस प्रश्न से निपटने के लिए प्रश्नों की उत्पत्ति और दायरे, सामाजिक और आनुवंशिक विज्ञान, विभिन्न जातियों और जनजातियों के अध्ययन, घटनाओं, कानूनों आदि का गहन ध्यान और अध्ययन आवश्यक है। इस मुद्दे पर सरकार से चर्चा करते हुए कई नेता आमने सामने आ चुके हैं। गोवारियों की मांग जायज है, लेकिन प्रयास और अज्ञानता की कमी है। हमें इस पर चिंतन करना होगा। कितनी भी संस्थाएं क्यों न हो, हमें समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए आपस में सद्भाव और एकता लानी होगी। अतीत की गलतियों को दोहराए बिना एक झंडे के नीचे आत्मविश्वास से काम करना बेहतर है। इसके लिए आपसी ईर्ष्या, क्रेडिट चोरी करने का संघर्ष और अहंकार का त्याग करना होगा। आज 28 सालों बाद भी 114 लोगों के शहीद होने के बाद भी गोवारियों के आरक्षण का मुद्दा अनसुलझी पहेली बनी हुई है।